हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन लास्ट टू लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Today in lecture number 3 we are going to start wave particle duality. What is the wave particle duality? What is the wave nature of matter? What is the formula of matter wave? इन सब चीजों को समझने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि किसी के भी दिमाग में यह कैसे आया कि एक पार्टिकल भी, एक मैटर भी वेव की तरह बिहेव करेगा। कैसे उसको क्लू मिला, कहां से हिंट मिला कि उसने सोचा कि एक मैटर जो एक ऑब्जेक्ट है उसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। इसको समझने से पहले हमें लाइट के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट पे जाना पड़ेगा। देखिए, लाइट से एसोसिएटेड बहुत सारे फेनोमेना आपने पढ़ा है। क्या? जैसे आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस, आपने पढ़ा है क्या? बिल्कुल, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। डिफ्रैक्शन, हां सर डिफ्रैक्शन तो सुना है, पढ़ा नहीं है बस। अरे भाई पढ़ा है, रामलाल टाइप हो तुम। डिफ्रैक्शन भी पढ़ा है आपने वेव ऑप्टिक्स में। पोलराइजेशन, हां सर नाम तो इसका भी सुना है, नाम ही सुने होगे कि पढ़ भी लोगे कभी। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है वेव ऑप्टिक्स में। लो लिख देता हूं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में ही क्यों पढ़ी ये सारी चीजें आपने? क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एक वेव का ही हो सकता है, और लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन होता है। हेंस ये प्रूफ हो गया कि लाइट हैव अ वेव नेचर। इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव थ्योरी हमने यूज किया। कुछ ऐसे भी फेनोमेनाज है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक, अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है मैंने इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइट को फोटोन माना था। एंड जहां भी फोटोन की बात होगी मतलब वो एक पार्टिकल है। तो बताइए, हमने इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि हुआ ही नहीं था। करने की कोशिश तो खूब करी थी। ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन ही नहीं होता, मतलब लाइट वेव नहीं है। ये किससे एक्सप्लेन होता है? पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, मतलब लाइट पार्टिकल है। लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट को जब तक आप पार्टिकल एज्यूम नहीं करेंगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, पार्टिकल मान लो। अब आओ इधर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करो, नहीं होगा। मतलब ये तीनों फेनोमेना तभी एक्सप्लेन होगा जब लाइट का वेव थ्योरी यूज करेंगे। हेंस ये फेनोमेना प्रूव करती है कि लाइट इज अ वेव। और ये फेनोमेना आप लाइट का तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लाइट को पार्टिकल में मानेंगे। मतलब ये प्रूव करता है लाइट इज अ पार्टिकल। मतलब लाइट है क्या? लाइट पार्टिकल है या वेव है? तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि लाइट का कोई सॉलिड और कॉन्क्रीट थ्योरी था ही नहीं। जिस लाइट के किसी फेनोमेना में वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है उसको वेव से कर दो। अगर लाइट का पर्टिकुलर फेनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है तो उसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर दो। कोई कंक्रीट और बेसिक कंसेप्चुअल था ही नहीं। कुछ समय बाद 1923 में एक साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली, जिसके दिमाग में बात अटक गई, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बस काम चलाने वाली थ्योरी बना रहे हो, कुछ तो बात होगा। उसने बहुत सोचा। असल में डी ब्रॉगली साइंस का स्टूडेंट नहीं था। वो बीएससी, एमएससी या पीएचडी फिजिक्स में नहीं कर रहा था, ना ही उसका कोई काम था साइंस पे। वो एक लॉ का स्टूडेंट था। बट ये चीजें उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि इसके बारे में सोचने लगा। उसने 10 किताबें पढ़ी साइंस की, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी चीजें उसने बेसिक से पढ़ा और फिर सोचने की कोशिश करी कि लाइट क्या हो सकता है। 3-4 साल पढ़ने के बाद उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। बस उसने एक कंसेप्ट दिया अपने पोस्टुलेट पे, नेचर लव्स सिमेट्री। उसने बोला नेचर लव्स सिमेट्री, और इसके अकॉर्डिंग लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। लाइट इज नॉट अ वेव और नॉट अ पार्टिकल. Light behave as a wave and sometime light behave as a particle. Light is a form of energy which enables us to visualize the things. Light एक एनर्जी का फॉर्म है, वो वेव और पार्टिकल नहीं. क्या आपने देखा है लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रेवल करता हुआ, एक या लाइट को एक वेव की तरह ट्रेवल करता हुआ या पार्टिकल की तरह मूव करता हुआ? नहीं. ये जो फेनोमेना है इससे हमें पता चला कि लाइट पार्टिकल या वेव हो सकती है. असल में डी ब्रॉगली कहता है कि नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
It is not a wave or not a particle. Light is a form of energy which enables us to visualize the things. And it sometimes behave as a particle and behave as a wave. Hence, light have a dual nature. In fact, not a light have a dual nature. Every matter in this universe, every matter in this universe have dual nature. Every matter in this universe have a dual nature. Wave nature associated with a matter when matters moving with some velocity, when matters in a motion. जब भी कोई मैटर मोशन में होगा तो उसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होगा. मतलब एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर. जब एक लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता था, कुछ समय बाद वो पार्टिकल का बिहेवियर शो करने लगा. मतलब लाइट पहले जो वेव हुआ करता था वो पार्टिकल बन गया. हेंस अब जो आप जिसको पार्टिकल की तरह देखते हो, जिसको आप मैटर की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह महसूस करते हो, वो भी वेव नेचर शो करेगा. ये हाइपोथेसिस था डी ब्रॉगली का. ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट नेचर लव सिमेट्री, उसने लिख दिया एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ वेव नेचर एंड वेव एसोसिएटेड विथ इट when it is in a motion. तो लोगों ने पूछा वेवलेंथ क्या होगा. इसने कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं किया. उसने बस लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई टी. दिस इज द मैटर वेवलेंथ. ये क्या है? किसी भी मैटर के साथ जब वो मोशन में होता है उसका वेवलेंथ है. ये मैटर वेवलेंथ. लोगों ने पूछा क्या इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तरह का वेव होता है. एक होता है मैकेनिकल वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए. एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए. तो किस तरह का वेव है ये? बोला कि ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ना ही ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ये मैटर वेव है. एक अलग तरह का नेचर है इसका. लोगों ने पूछा अच्छा ये बता इसकी स्पीड कितनी हो सकती है. तो बोला कि इसकी स्पीड में भी मैटर वेव की जो स्पीड होती है मे बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. 0 से इनफाइनाइट के बीच में इसकी कुछ भी स्पीड हो सकती है. लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट से कुछ भी से ज्यादा स्पीड किसी चीज का पॉसिबल नहीं है. उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है. तो लोगों ने बताया इसका प्रूफ बताओ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करो या थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूफ करो. तो डी ब्रॉगली के पास कोई जवाब नहीं था. ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट नेचर लव सिमेट्री. पहले बोला कि लाइट पहले वेव था, अब लाइट पार्टिकल है. मतलब लाइट के पास दोनों नेचर है. तो लाइट के पास दोनों नेचर है तो दुनिया में सभी चीज के पास दोनों नेचर होगा. तो एवरी मैटर दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर. मैं अगर आपसे पूछता हूं आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर इन द सेंस आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर एक यूनिक है, फिक्स है कि ड्यूअल बिहेवियर रखते हो तुम. ड्यूअल बिहेवियर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है ना? क्या वो बिहेवियर तुम्हारा ड्यूअल है या फिक्स है? तो आपका बिहेवियर ड्यूअल ही नहीं है, कई तरह के हैं बिहेवियर आपके. कैसे? जब आप अभी मेरे से क्लासरूम में पढ़ रहे हो, मान लो क्लासरूम में आप बैठे हो तो इस तरह से एक्टिंग करते हो कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है. एक आइडियल स्टूडेंट की तरह आप एक्टिंग कर रहे होते हो, बिहेव कर रहे होते हो. आइडियल स्टूडेंट तुम हो नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे, लेकिन मास्टर को डिमोटिवेट नहीं होने देना चाहते हो आप, और ये एक्टिंग करके मास्टर को दिखाते हो नहीं सर आप जो समझा रहे हो सब आ रहा है. अंदर से सच्चाई आपको पता है. जब आप घर पे अपने पेरेंट्स के सामने होते हो तो एकदम आइडियल बच्चे की तरह बिहेव करते हो, एकदम सिविलाइज्ड आइडियल डिसिप्लिन बच्चे होते हो आप. लेकिन अगर बाहर अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आपका बिहेवियर आपको ही पता है कैसा होता है. या फिर आप कमरे में अकेले होते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होता है वो आपको पता है. तो आपका बिहेवियर फ्लक्चुएटिंग है, डिफरेंट है. तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? आपके होने पे नहीं, आपके सामने कौन है इस बात पर डिपेंड करता है. अगर मैं हूं तो आपका बिहेवियर स्टूडेंट की तरह है, पेरेंट्स है तो डिसिप्लिन बिहेवियर है, बाहर किसी से मिल रहे हो तो अलग बिहेवियर है, दोस्तों के साथ हो कहीं घूमने गए हो तो तुम्हारा बिहेवियर अलग ही निकल के आता है, अकेले होते हो तो अलग ही बिहेवियर है. तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है. लाइट की सेम वही प्रॉपर्टी, बेटा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना. लाइट की भी जो बिहेवियर है पार्टिकल नेचर, पॉज करके लिखते रहिएगा सारा स्क्रीन, अगर पीछे वाला छूट गया तो रिवाइंड करके पॉज करके लिखिए. समझ गए आप? सुनिएगा ध्यान से. लाइट का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है. अगर लाइट के सामने मैं हूं, आप हो, ये ब्लैक बोर्ड है या मार्कर है, मतलब ऐसी चीज है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा है. लाइट का वेवलेंथ से, लाइट का जो वेवलेंथ है उसका ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा है. तो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा बहुत ज्यादा, इनफैक्ट तो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा रे की तरह, सॉरी लाइट बिहेव करेगा रे की तरह.
ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, सॉरी, लाइट बिहेव करेगा रे की तरह। अगर लाइट का वेवलेंथ और जिस चीज से लाइट इंटरेक्ट कर रहा है उसका डायमेंशन अगर कंपेरेबल है, जैसे लाइट अगर एक स्लिट से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका स्लिट का डायमीटर माइक्रोमीटर के ऑर्डर में है, लाइट का वेवलेंथ भी माइक्रोमीटर के ऑर्डर में है, तो ये लाइट का जो बिहेवियर होगा वो वेव की तरह होगा। लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विथ relativistic particle like electron, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। आप मेरे से पूछ सकते हो ये जो सर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ये अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को क्यों बोल रहे हो? तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है स्मॉल एंड फास्ट मूविंग। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल। वैसा पार्टिकल जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है और जो फास्ट मूविंग होता है उसको बोलते हैं आप रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो आपको समझ आया लाइट का बिहेवियर खुद पे डिपेंड नहीं करता, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलो आते हैं ऊपर आते हैं। ठीक है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अब लाइट का तो कंसेप्ट समझ आ गया, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक मैटर वेव की तरह बिहेव क्यों करेगा? एक मैटर का वेव नेचर उससे एसोसिएटेड क्यों होगा? उसके वेवलेंथ का फॉर्मूला यही क्यों है? डे ब्रॉगली ने एक अपने हाइपोथेसिस पे ये लिख तो दिया फॉर्मूला, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन उसने नहीं किया था। बट जब तक आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना करें, उसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन ना हो, उसका कोई सॉलिड कॉन्क्रीट थ्योरी ना हो, तब तक आपके कंसेप्ट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। डे ब्रॉगली के साथ भी वही है, डे ब्रॉगली ने डिफाइन कर दिया, लेकिन डे ब्रॉगली के कंसेप्ट को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। आफ्टर सम टाइम डेविएशन एंड जर्मर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में यह बात प्रूफ हो गया कि मैटर बिहेव एज अ वेव। इसने प्रूफ किया मैटर, पढ़ेंगे इसको आगे अपन, मैटर बिहेव एज अ वेव एंड वो मैटर था इलेक्ट्रॉन। उस एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम पहले पार्टिकल मानते थे, अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करने लग गया। मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, ये प्रूफ हो गया। और वो जो एक्सपेरिमेंटली डेविएशन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ निकाला था और थ्योरेटिकली डे ब्रॉगली के वेवलेंथ के फॉर्मूले से निकाला था, वो दोनों मैच कर गया। हेंस डे ब्रॉगली का जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कंसेप्ट था वो सही प्रूफ हो गया। आपको समझ आ रहा है बात? ये प्रूफ हो गया कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया डेविएशन एंड जर्मर ने। किसको? डे ब्रॉगली के वेवलेंथ के फॉर्मूले को। जो एक्सपेरिमेंटली आया था वही थ्योरेटिकली डे ब्रॉगली के वेवलेंथ से आया। मतलब डे ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिल गया इस बात के लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो 1923 के आसपास डे ब्रॉगली को लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। क्लियर है ये बात? तो आइए देखते हैं, क्या आप एक पार्टिकल समझोगे अपने आप को या वेव समझोगे? क्या आप एक वेव की तरह बिहेव करोगे? हाँ, जब अगर आप मोशन में होते हो तो आप एक वेव लेंथ होगा आपसे एसोसिएटेड, आप एक वेव की तरह बिहेव करोगे। तो जैसे अपने नोटबुक में लिखते हो नेम, क्लास और अपने साथ साथ लिख लेना मेरा वेव लेंथ, ऐसा होगा आपके साथ। मतलब आपसे वेव लेंथ एसोसिएटेड होगा, आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। मान लो रामलाल हो तुम और तुमने दौड़ना शुरू कर दिया 100 मीटर पर सेकेंड से और 100 kg तुम्हारी मास है, 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा भाग नहीं सकते तुम। 100 kg को कहां से भागोगे भाई रफ्तार में? अब तुमने भागा, सर मेरा वेवलेंथ बताओ कितना है, जब मैं 10 से चलूंगा तो मेरा मास है 100 kg और मैं 10 मीटर पर सेकेंड चलूंगा। देखो बेटा, डे ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी मैटर के लिए, आप क्या हो? एक मैटर। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर। किसी भी मैटर के लिए जो उसका वेवलेंथ होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा आपका मास इंटू आपकी वेलोसिटी। पी मोमेंटम, मास बताइए 100 एंड वेलोसिटी बताइए 10। एच की वैल्यू आप रख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -37 मीटर। अगर इसको एंगस्ट्रम में भी चेंज करेंगे तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 मीटर, सॉरी 27 एंगस्ट्रम। तो ये वेवलेंथ है। क्या ये वेवलेंथ आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं, इसको नहीं देख सकते हैं। इवन आप
ज्यादा वेवलेंथ को भी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव को देख नहीं सकते। देखने का जो नेकेड आंख से आप देख सकते हो वो सिर्फ विजिबल रीजन के वेवलेंथ को देख सकते हैं जो विजिबल लाइट का होता है। उसके अलावा कोई भी कम वेवलेंथ हो या ज्यादा वेवलेंथ हो उसको देख नहीं सकते, तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सर इसको सर ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते तो उसने डेविएशन जर्मन ने प्रूफ कैसे करा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है? तो डेविएशन एंड जर्मन ने इलेक्ट्रॉन लिया था। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से। तुम्हारी स्पीड और इसकी स्पीड में देखो क्या फर्क है। और तुम कहां 100 kg के हो, मास ज्यादा है, स्पीड क्या आपका भले ही मास ज्यादा है लेकिन स्पीड आपका बहुत कम था। तो ये वाला डिनोमिनेटर में टर्म बहुत कम होगा, ये वाला टर्म बहुत कम होगा। तो लेमडा क्या हो जाएगा, 1 मिनट बेटा रुक सुनना, ये बहुत 10 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत कम होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत कम होगा तो लेमडा आपका ज्यादा होगा। इसको ज्यादा ही लेमडा बोलते, इसको ज्यादा लेमडा कैसे बोलेंगे भाई? एच की वैल्यू इतनी कम है, एच की वैल्यू इतनी कम है कि यहां पे जो वैल्यू आप रखोगे, समझ में आया कि नहीं है? यहां पे वैल्यू आप रख रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड ये इतना कम है कि वैल्यू ज्यादा है। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो एच की वैल्यू रखोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अभी कंपेयर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। डिवाइडेड बाई पी, मास, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 10 इंटू 10⁻30 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, इसको 10⁻30 kg लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू पी को क्या लिखोगे? पी को लिखोगे आप मोमेंटम एम, और वी है 10⁻6। तो देखो भाई ये स्पीड तो भरा लेकिन मास बहुत कम हो गया। ये वाला लोचा था, मास बहुत कम हो गया। अब मास इतना कम हो गया, इसके कंपेयर में बहुत कम हो गया मास, इसलिए लेमडा थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो विजुअल रीजन के रेंज में आ जाएगा। जहां तक इसकी बात है तो इसकी मास बहुत ज्यादा है, इसका वेवलेंथ बहुत कम है। तो स्पीड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। स्पीड देखो ना, ये 10 और ये 10⁻5 का ही तो फर्क है। लेकिन मास को देखोगे तो 100 kg, और ये है आपका एक्चुअल मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास है। तो 10⁻31 ये है 100, 10⁻33 टाइम्स कम है इसका मास। यहां पे मासेस कम हो गया, लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम इंटू वी। मास इतना कम है कि इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, और इसका मास इतना ज्यादा है कि वेवलेंथ कम होगा, बहुत कम है, इसको आप देख नहीं सकते। नहीं, आंसर तो सही है लेकिन आप इसको विजुअलाइज नेकेड आई से देख नहीं सकते। लेकिन यहां पे कैलकुलेट करते हैं एक बार, ये 10⁻30 और ये है 6, से होगा 10⁻24, तो होगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻24। ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रम। तो 6.6 एंगस्ट्रम के आसपास आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमें वेव की तरह दिख गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अब ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी को लिख सकते हैं आप एम बी, एम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है फॉर्मूला, बट इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत वर्सेटाइल है। इससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सॉरी, ये मेंशन करना मैं पहले भूल गया, अब बता देता हूं मैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट, एक मैटर वेवलेंथ का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहां से देखिए, आपको समझाते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये है मेन फॉर्मूला जो डी ब्रॉगली ने दिया था। अगर मैं किसी क्लासिकल पार्टिकल के लिए बात करता हूं, क्लासिकल पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल नहीं जो क्लासिकल पार्टिकल का डेफिनेशन है जो क्लासिकल हो वो नहीं। क्लासिकल पार्टिकल का डेफिनेशन है जिसका वेलोसिटी का वेरी वेरी लेस देन हो स्पीड ऑफ लाइट से, और उसका मास ज्यादा हो। उस तरह के पार्टिकल के लिए यहां पे जो मोमेंटम होता है उसको लिख सकते हैं एम वी। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा एच बटा एम वी, और इस मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m के। तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2m के आ जाएगा। ठीक है ना। फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है? वैसा पार्टिकल जो स्मॉल एंड फास्ट मूविंग हो, जिसका स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, इक्वल नहीं, आधा हो सकता है, 1/4 हो सकता है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, लेमडा इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, h बटा
v, और ये जो मास है ऑब्जेक्ट का, मान लो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड v है, मास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वेरिएबल होता है। मूविंग मास का फॉर्मूला होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये बन जाएगा h √1 माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का होल स्क्वायर बटा स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m0 इंटू v। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो कभी कभी क्लासिकल पार्टिकल या फिर पार्टिकल का स्पीड बहुत कम होगा और उसी पार्टिकल का स्पीड आपको स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल दे देगा और बोलेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो यहां से आप निकाल सकते हैं फॉर द क्लासिकल पार्टिकल एंड फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है बेटा, आगे देखो। फॉर अ चार्ज पार्टिकल, फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, समझिएगा प्लीज। चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको लिख सकते हैं अपन Q इंटू डेल्टा वी। ये लिख सकते हैं क्या? या उस पर जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स तो लिख ही सकते हैं, या उस पर जो फोर्स लगता है किस पे, चार्ज पार्टिकल पे, वो फोर्स लगता है Q इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका एक्सेलरेशन होता है QE बटा m। तो किसी भी t टाइम पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो किसी भी t टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा QU बाई m इंटू टी। तो मान लिया था जब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, 0 था, तो किसी t टाइम पे वेलोसिटी होगा या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये होगा। ये दोनों कंसेप्ट पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा समझिएगा। बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या था, लेमडा इज इक्वल टू h बाई 2m के को क्या लिख सकते हैं, Q डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2m Q डेल्टा वी। ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गया है, ठीक है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर वेवलेंथ देखोगे तो यहां से लिख सकते हो बेटा, यहां से लिख सकते हो, देखो ढंग से, लेमडा इज इक्वल टू h बटा, ये कंसेप्ट यहां पे यूज कर रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं मैं, मास m लिख सकता हूं, वेलोसिटी लिख सकता हूं QE बाई m इंटू टी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा h बटा QU इंटू टाइम t। ये आ गया कंसेप्ट। ये तब था जब t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिया था, 0। अगर t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी होगा तो फिर ये कंसेप्ट से ढंग से फर्स्ट इक्वेशन मोशन से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है Q ही होता है तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा Q बटा m। समझ आया कंसेप्ट, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है बेटा। आगे देखिए, चार्ज पार्टिकल इन, फॉर चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ में चलता है क्यू वी। ये समझाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके हैं एम बी स्क्वायर बाई आर। यहां से v से v कैंसिल करूंगा तो एम भी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर। तो यहां से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम वी। देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या है, h बाई एम वी। तो एम वी की जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू बी आर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखते जाना ये इवोल्यूशन कैसे होता जा रहा है फॉर्मूला का, डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट कंसेप्ट में, टॉपिक में, ग्रेविटेशन में, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग तरीके से फोर्स लगता है, उस फोर्स का नेचर डिफरेंट होता है, उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिफरेंट तरीके से आता है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट तरीके से आता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी वैसा ही बनता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बात किया था फॉर चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल की अगर अपन बात करें, जैसे ड्यूट्रॉन की बात करें, अपन किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, या अपन प्रोटॉन की बात करें, या अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें। ये चार बातें करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हो जाता है तो मान लो डेल्टा वी पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराया तो प्लैंक कांस्टेंट तो उसके लिए कांस्टेंट है। डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया मान लो किसी भी चार्ज पार्टिकल को तो उसका मास क्यू और एच तो कांस्टेंट हो गया अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल के लिए एच एम क्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी तो डिफरेंट पोटेंशियल पे अलग अलग होगा। तो इसकी वैल्यू अगर अल्फा पार्टिकल रख के कैलकुलेट करता हूं तो वो निकल के जितना आएगा वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, मास दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज दिख रहा है। और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज दोनों ही इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का कम होगा। और ये पैटर्न में मैं समझाता हूं, याद रखना इसको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है बेटा 0.101 बाई √v एंगस्ट्रम। और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का
तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप कैलकुलेट करेंगे 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहोगे सर एक फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसको कहां से कहां लेके जा रहे हो? अभी रुको तो सही। नीट में बेटा एक सवाल हर साल आता है, तो ऐसे थोड़ी ना आएगा कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाएगा। ये देखो ये कैसे बदलता जा रहा है अपना रूप, देखते देखते ये कैसा होता गया है, देखो आगे अभी होता जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला है, अब यहां पे ढंग से देखोगे तो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, ये m और ये q, h और डेल्टा भी तो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के लिए सेम पोटेंशियल लेता हूं, प्लैंक कांस्टेंट सेम हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है न्यूट्रॉन से डबल होता है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी न्यूट्रॉन से डबल होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज 2 टाइम्स। न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स और चार्ज सिंगल टाइम्स e प्रोटॉन के बराबर, मतलब मास भी आधा चार्ज भी आधा। तो आधा मतलब 1/2 का रूट, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी टर्म वही रहेगा। इसका मतलब जस्ट इसका डबल होगा 0.202 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो एक पढ़ लिया तो फायदा तो हो गया, दोनों याद हो गया। आगे देखो, अगर आप प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मतलब चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन मास आधा हो जाता है, तो ये √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.286 डिवाइडेड बाई रूट वी ऑफ एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। ये आ गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट। एक चीज और रुको, फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर टी, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट अ टेम्परेचर टी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m k। और गैसियस मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है √3/2 kBt, √3/2 kBt। तो इसको लिखोगे 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBt। तो यहां से 2 से 2 कटेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स ऑफ kBt, और ये m, ये आ गया ये अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसको पॉज करके बढ़िया से लिखो, ये जबरदस्त ग्राफ बन गया है, ये अरेंजमेंट हो गया है, यहां से आप ढंग से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ हाइड्रोजन एटम। किसी भी हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? घूम रहे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? तो देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m k। अब बताओ टोटल एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का इन nth ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2m 13.6 डिवाइडेड बाई n²। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा h इंटू एन, क्योंकि नीचे रूट लगा हुआ था, रूट से बाहर आएगा तो n हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ये हो जाएगा 13.6 है तो 27.2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का तो पहले ही पढ़ा था 12.2 से, वो इलेक्ट्रॉन का तब था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां से एक चीज समझ में आएगा कि जो वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन के दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ लैम्डा है, तो सेकंड ऑर्बिट में वेवलेंथ जो होगा वो 2 लैम्डा होगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 लैम्डा होगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4 लैम्डा होगा। इसका मतलब देखो कंसेप्टली समझना कि देयर इज n नंबर ऑफ वेव, देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन nth ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव बनेगा। जब 2 वेव बनेगा तभी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डबल होगा। थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनेगा तभी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3 गुना होगा, थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3 गुना हो जाएगा। तो देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन nth ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एटम में भी काम आएगा कंसेप्ट, इसको ढंग से लिख लीजिए। अब
नीट में जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे 99% क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन और कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। बाकी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे, तो एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन de Broglie वेवलेंथ एंड मास ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद स्पीड v। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कैसा ग्राफ होगा ये, ग्राफ होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अच्छा, अगर मेरे से पूछता वेलोसिटी का तो मास कांस्टेंट होता, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ऐसा ही बनता। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछता तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2m/k। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो, नीचे रिलेशन हो, चाहे रूट हो स्क्वायर, उसका पावर क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा। बस पावर यहाँ पे देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के ही है ना, मतलब के का पावर हाफ आया ना, है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ वही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट होगा बस। अच्छा, टेम्परेचर का पूछता तो यही बनता। मतलब यह है कि de Broglie वेवलेंथ का चाहे किसी के साथ भी ग्राफ पूछे, वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की नेचर ही बनेगा। चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो मास हो या काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, ग्राफ यही बनेगा। ये तो जबरदस्त बात हो गई यार, ये तो कंसेप्ट में ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। de Broglie वेवलेंथ का ग्राफ बनाओ, बताओ किसके बीच, नहीं बताना सर, लो ये बनेगा, चाहे देख लो जो बनाना हो। क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो खास बात यह है कि ऊपर प्लैंक कांस्टेंट h और बाकी जितने वेरिएबल है वो सारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इसलिए de Broglie वेवलेंथ का जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन नेचर ही बनेगा। क्या आपको ये बात समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, कंसेप्चुअल सवाल इस पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट से भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पॉज करके अच्छे से लिखना, समझ आया होगा तुम्हें। ये देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो आगे जा रहा है v से, एक पॉजिटिव चार्ज है जो पीछे जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो आगे जा रहा है, एक निगेटिव चार्ज है जो आगे जा रहा है। अब इस चारों केस में de Broglie वेवलेंथ का रिलेशन बताओ, इसका वेवलेंथ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो पहले केस में de Broglie वेवलेंथ क्या होगा, तो देखना लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv, होता है कि नहीं होता। अब ये पार्टिकल आगे जा रहा है, कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये फोर्स आगे लग रहा है मतलब एक्सीलरेशन आगे होगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, तो लैम्डा देखो मास कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल का, स्पीड बढ़ेगा तो de Broglie वेवलेंथ घटेगा। फर्स्ट केस में de Broglie वेवलेंथ डिक्रीज होगा। सेकेंड केस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा है, मतलब इसका स्पीड कम होगा, रिटार्डेशन होगा। de Broglie वेवलेंथ के फॉर्मूले में देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/v, v की वैल्यू कम मतलब लैम्डा बढ़ जाएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पीछे जा रहा हो तो de Broglie वेवलेंथ बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके पैरेलल लगता है तो जीरो हो जाता है उस पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इस केस में निगेटिव चार्ज पार्टिकल है साहब, निगेटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये जो फोर्स है वो फोर्स पीछे की तरफ एक्सीलरेशन देगा, मतलब इसका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, अगर इसका स्पीड कम होगा, रिटार्डेशन होगा, तो de Broglie वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम मोमेंटम, सबका मोमेंटम सेम है, इवन प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज मास सेम नहीं होता, बट दे आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। क्वेश्चन का कंडीशन है कि दे आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। तीनों पार्टिकल सेम नहीं है, तीनों का चार्ज डिफरेंट है, तीनों का मास डिफरेंट होता है, बट दे आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ। de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। de Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब यहां से आप साफ साफ देखें, प्लैंक कांस्टेंट वो प्योर कांस्टेंट है, मोमेंटम तीनों ही पार्टिकल के लिए सेम है। अब इस फॉर्मूले में ना तो चार्ज रखने के लिए स्पेस है, फॉर्मूले में चार्ज है, ना ही फॉर्मूले में मास है, तो क्या होगा, de Broglie वेवलेंथ h/p सबका सेम है, इसलिए de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, de Broglie वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन और de Broglie वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1। क्या तीनों ही पार्टिकल का de Broglie वेवलेंथ का रेशियो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दे आर मूविंग द सेम मोमेंटम। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, इफ
proton, neutron and alpha particle having same de Broglie wavelength, then which of the following physical quantity will be same? If proton, neutron and alpha particle having same wavelength, then which of the following physical quantity will be same? Energy, momentum, mass और चार्ज. Momentum. अगर किसी भी दुनिया का पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो छोड़ दो, मेरा, तुम्हारा, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सबका मोमेंटम सेम है तो de Broglie वेवलेंथ सेम होता है. मेन जो मोमेंटम de Broglie वेवलेंथ डिपेंड करता है वो मोमेंटम पे डिपेंड करता है. de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट तो ऐसे भी कांस्टेंट होता है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए. फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. फिर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है. व्हेन दे आर मूविंग विद द सेम, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है काइनेटिक एनर्जी. बेटा पॉज करो, पॉज करके लिखो, नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके पॉज करके लिखो. आगे क्वेश्चन देखो. दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p. आप जब तक वेलोसिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तब तक आप एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते. तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट वैसे भी कांस्टेंट होता है. हेंस de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. आइए, पहला पार्टिकल है आपका कहां गया, प्रोटॉन. तो आप लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. दूसरा पार्टिकल है ड्यूट्रॉन और तीसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल. अगर आप प्रोटॉन के मास को m लेते हैं तो ड्यूट्रॉन का मास 2m हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो जाएगा. यहां से देखिए, रेशियो मतलब डिवीजन का टर्म है. 1/m 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 कैंसिल होगा. अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में तो रेशियो हो जाएगा 4:2:1. सबसे ज्यादा de Broglie वेवलेंथ किसका आएगा, प्रोटॉन का. आना भी चाहिए, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसका de Broglie वेवलेंथ कम, क्योंकि de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखाई दे रहा है, मास. तो if they are moving with the same velocity, then de Broglie wavelength of proton is to de Broglie wavelength of neutron is to de Broglie wavelength of alpha particle का जो रेशियो होगा 4:2:1. क्लियर है बेटा. ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. सॉल्यूशन ढंग से लिखिए. नेक्स्ट पार्ट देखिए. व्हेन दे आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म से फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा. आइए देखते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर p को लिख सकते हैं 2mke. उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है. किनका, इन तीनों ही पार्टिकल का. अगर बेटा इनका काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हमने कन्वर्ट कर लिया है. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट होगा, तो de Broglie वेवलेंथ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास आएगा. तो यहां से आपको 3 पार्टिकल के लिए देखना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल. ये हो जाएगा 1:√m/√2m/1:√4m. रूट m कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा 1:1/√2:1/2. अगर आप 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2√2, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 2 एंड थर्ड टर्म हो जाएगा आपका, या 2 से मल्टीप्लाई करो ना, सिंपल, क्यों टेंशन ले रहे हो. 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा √2 और 2 से ये होगा 1. तो रेशियो होगा 2:√2:1. इवन इससे जो पहले वाला ऑप्शन था उसमें रूट लगा दोगे, एग्जैक्टली मैच कर जाएगा. क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम होता है तो de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो de Broglie वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास. तो बहुत आसान रिलेशन है. क्लियर है बेटा बात. नेक्स्ट आप खुद करें. सेम सवाल है. व्हेन दे आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. फिर से फॉर्मूला वही लिखेंगे de Broglie वेवलेंथ का. किसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, de Broglie वेवलेंथ का. तो de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p. लेकिन यहां पे कहीं पोटेंशियल नहीं दिख रहा, तो p को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 2mke. काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में हो जाता है Q डेल्टा V, तो h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2mq डेल्टा V. सारा ही फॉर्मूला रिवाइज हो गया. यहां से आपको समझ आ चुका है de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल सेम है, प्लैंक कांस्टेंट सेम है, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, रूट अंडर मास इनटू चार्ज का प्रोडक्ट. de Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास इनटू चार्ज. अब आप प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए देखना चाहते हैं. तो मान लीजिए प्रोटॉन का चार्ज आपने लिया E और मास लिया m. इस 2 न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है लेकिन मास डबल होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स और चार्ज होता है E टाइम्स. E इंटू ई एम टू E इंटू एम कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो रेशियो आएगा बेटा 1:2, ये होगा 1:√2:1/8 होगा 2√2 आएगा. 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2:2
2:1, ये आया de Broglie वेवलेंथ का रेशियो। किसका? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का, व्हेन दे आर आइसोलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सारे रेशियोज को रखने नहीं है, सेम पार्टिकल के लिए 4 तरह का रेशियो है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन कंडीशन डिफरेंट था। व्हेन दे आर सेम मोमेंटम देन de Broglie वेवलेंथ का रेशियो सेम होता। व्हेन दे आर सेम मासेस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हेन दे आर मूविंग विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले को चेंज करके ड्राइव करना था रिलेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम एनर्जी। ये सवाल है नीट 2016 का। क्या सवाल है? फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अब फोटोन के लिए एक रिलेशन होता है E = HF, आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए सही है, किसी भी मैटर के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए आप नहीं लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी इक्वेशन लगा देते हैं E = HF। ओनली वैलिड फॉर फोटोन, ओनली वैलिड फॉर द फोटोन। यहां से F को लिखेंगे आप c/λ, तो E = आ जाएगा hc/λ, देन λ = hc/E। दिस वेवलेंथ इज नॉट वैलिड फॉर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द फोटोन। फोटोन का जो de Broglie वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। क्लियर है? आइए, अब वो कह रहा है de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। तो प्रोटॉन नहीं बेटा, फोटोन, आई एम सॉरी, फोटोन। तो फोटोन के लिए तो अपने लिख लिया, अब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। तो de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लिखना आता है h/mv, सिंपल। ये तो होता है मोमेंटम mv। अब उनका एनर्जी सेम, तो एनर्जी के टर्म में चेंज करेंगे तो होगा h/p को लिख देंगे √2m एनर्जी E। अब मेरी बात सुनना ढंग से, जो एनर्जी है तो किसी भी मैटर के लिए जो de Broglie वेवलेंथ होगा रूट एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन फोटोन के लिए, किसके लिए? फोटोन के लिए जो de Broglie वेवलेंथ होता है वो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बटा फोटोन का रेशियो आपको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए h/√2me, और अब फोटोन का लिखिए तो E/hc। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि h से s तो कैंसिल हो जाएगा, ये E है, नीचे √e है, तो ये बचेगा आपका √e, और नीचे हो जाएगा आपका c, तो बाहर रहेगा रूट से, नहीं तो देखो c है सिंपल, और यहाँ पे बच E कैंसिल होगा तो 2m बचेगा, तो ये आ जाएगा 2m। तो इसको आप लिख सकते हैं de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E/2m का पावर 1/2 इंटू 1/c। क्या समझ आया ये बात आपको? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए, रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच इज मूविंग विद द सेम एनर्जी, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे और था, शायद उसको मैंने गलती से मिटा दिया है, कोई बात नहीं है। वो सवाल ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू द 600 पोटेंशियल, 600 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया, तो उसका de Broglie वेवलेंथ क्या होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप de Broglie वेवलेंथ। कैसे निकालेंगे? आपको याद होना चाहिए de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था 2.27 डिवाइडेड बाय √v ऑफ एंगस्ट्रॉम। वहीं de Broglie वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल था 0.101 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। क्लियर है ये बात? अब अगर पोटेंशियल आपको पता है तो डायरेक्टली hcmb का फॉर्म वैल्यू नहीं रखना, याद रख लीजिए इसको। 600 वोल्ट से एक्सेलरेट किया था, तो de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है 12.27 डिवाइडेड बाय √600 वोल्ट। ये आ गया सिंपल वोल्ट में। 600 वोल्ट को क्या लिख सकते हो? 150 × 4, 12.27। क्या इसको लिख सकते हो? 150 × 4 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि √4 तो 2 हो जाएगा, और √150 एग्जैक्टली 12.27 होता है, तो 12.27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12.27 इंटू एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा आपका 0.5 एंगस्ट्रॉम आंसर। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से जाएं, de Broglie वेवलेंथ लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? इसको पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 2%, इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 2%, देन फाइंड बाय 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। अब देखो, मोमेंटम P इज इक्वल टू h/λ होता है। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू h/λ। इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 2%, ये तो कांस्टेंट है, एंड 2% 5% से कम है, तो एरर एनालिसिस का कंसेप्ट यहां पे लगा सकते हैं और साफ साफ लिख सकते हैं डेल्टा P/P इज इक्वल टू -λ/λ।
आप मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब कहे सोच रहे होगे सर यहाँ पे माइनस गलत लगाया, मैंने माइनस बिल्कुल सही लगाया है, मैं एरर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं चेंज निकाल रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर जाएगा डिफरेंशिएशन तो माइनस आएगा। अब बताओ इसमें क्या गिवन है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाई 2%, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा ही होगा ना। ये 2% इंक्रीज हुआ है, 2% इंक्रीज हुआ है, 2%, और ये है आपका परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, माइनस को उधर भी ले जा सकते हो, तो -2%, मतलब 2% डिक्रीज हो जाएगा, 2% बिल डिक्रीज क्या, वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ होगा कि वेवलेंथ बिल डिक्रीजेस बाय 2%, क्योंकि मोमेंटम बढ़ाओगे तो वेवलेंथ तो कम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if momentum of electron, moving electron changes by p naught, momentum of electron is changes by p naught, hence change in momentum delta p is p naught given in a question, then wavelength, de Broglie wavelength of electron is decreases by 0.5%, hence delta lambda by lambda multiply 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन wavelength, और ये डिक्रीज हुआ इसलिए -0.5 लिखेंगे आप। उस 100 को नीचे लाएंगे तो यहां से आप निकाल सकते हैं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -0.5 बाई 100 इज इक्वल टू 0.5 को लिख सकते हो 1/2 -1/200 आ जाएगा बेटा। अब आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड इनिशियल वेवलेंथ। इनिशियल वेवलेंथ बताइए, क्या de Broglie वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन जानते हैं, बिल्कुल, लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी। तो आप जब भी चेंज वेवलेंथ में या मोमेंटम में 5% से कम हो तो एरर एनालिसिस का मेथड यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई पी। कुछ लोग लग रहा हो सर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसका भी डिफरेंशिएशन प्लस लिखते हैं क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मैं यहां एरर निकाल भी नहीं रहा हूं, मैं यहां निकाल रहा हूं चेंज, और चेंज में ये माइनस आएगा। ठीक है, डेल्टा लेमडा बाई लेमडा की वैल्यू गिवन है -1/200, -1/200, और डेल्टा पी की वैल्यू अपने को पता है पी नॉट, तो इसको रख देंगे माइनस ऑफ पी नॉट बाई पी इनिशियल, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और यहां से देखिए आपका पी इनिशियल इज इक्वल टू 200 टाइम्स ऑफ पी नॉट, पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 टाइम्स पी नॉट। समझ में आया बेटा, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, इसको आप ढंग से लिखेंगे। क्लियर है, पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर सॉल्यूशन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इफ, नेक्स्ट देखिए बेटा, if proton is projected with velocity v naught I cap in a electric field, एक प्रोटॉन को मैंने प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में with velocity v naught I cap where electric field in a E naught J cap, इलेक्ट्रिक फील्ड उस इंस्टेंट पे किस तरफ लग रहा है, E naught J cap की तरफ लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड है v नॉट, डायरेक्शन है J नॉट, और इलेक्ट्रॉन को मैंने v नॉट वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से I कैप की तरफ फेंका है। देन फाइंड इट्स de Broglie वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। तो ढंग से देखिएगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ही, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही फोर्स लगेगा QE, फोर्स QE, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास QE बाई m। तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी हमने x में दिया था, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0, तो किसी t टाइम में y की तरफ जो वेलोसिटी होगी 0 प्लस एक्सीलरेशन हो जाएगा QE बाई m इंटू टी। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वाइथ डायरेक्शन एट टाइम t। क्लियर है ये बात? अब देखो x एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था, फोर्स y में लग रहा है x एक्सिस की तरफ फोर्स 0 होगा, तो x की तरफ एक्सीलरेशन 0 होगा, तो किसी भी t टाइम के बाद x एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो v नॉट ही रहेगा। अब नेट स्पीड क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि de Broglie वेवलेंथ के फॉर्मूले में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v लिखना है। व्हाट इज v? v इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नेट स्पीड क्या होगा, आप सीधा इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये x की तरफ है और ये y की तरफ है, तो नेट वेलोसिटी का x एक्सिस और y एक्सिस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई m इंटू रूट अंडर v नॉट का स्क्वायर प्लस QE बाई m इंटू टी, ये हो जाएगा QE बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर। यहां पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट यूज किया हमने काइनेमेटिक्स का, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हुआ है, फेंकते इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में एक्सीलरेट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 था, तो किसी t टाइम के बाद वेलोसिटी होगा a इंटू टी, और x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी v नॉट था और एक्सीलरेशन 0 है, तो किसी भी t टाइम के बाद वेलोसिटी v नॉट ही रहेगा। तो नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे और नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन रीजन भी पूछते हैं de Broglie वेवलेंथ के कंसेप्ट पे। de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है वो उसको ध्यान में रखिए। पहले बेटा स्क्रीन पॉज करके पहले इसको अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो, फिर स्क्रीन को वीडियो को ऑन करो और फिर आगे देखो। क्लियर है बात मेरा?
रफ्तार में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट अपने को सीखना है, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर मैं कहूं एच अपॉन पी, जहां पे एच तो कांस्टेंट है, इसका कोई खास बात है नहीं। अगर मैं कहता हूं इफ लैम्डा ऑफ टू पार्टिकल इज सेम, इफ लैम्डा ऑफ टू पार्टिकल इज सेम देन मोमेंटम विल बी सेम। और ऐसा कहता हूं मैं इफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल इज सेम देन वेवलेंथ, डेब्डा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी सेम। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको सिंपल लग रहा होगा सर लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, बिल्कुल सही लग रहा है। एच कांस्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम है, अगर मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होता है। तो बताइए क्या होगा, इफ लैम्डा ऑफ टू पार्टिकल इज सेम देन मोमेंटम विल बी सेम, राइट। और इफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल इज सेम देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सेम। समझ आ रहा है, दोनों ट्रू होगा नहीं होगा, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। सर ये कैसे, अगर दो पार्टिकल का लैम्डा सेम है तो मोमेंटम तो सेम ही होगा ना सर, नहीं। वेवलेंथ इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अगर टू पार्टिकल का वेवलेंथ सेम है तो उसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में ही तो हो सकता है। यहां पे जो मोमेंटम है असल में मोमेंटम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। समझो, मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, मोमेंटम तो डिफरेंट हो गया। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मान लो लैम्डा इधर है तो इधर भी मोमेंटम आएगा p बराबर एम बी, और इधर भी मैग्नीट्यूड मोमेंटम आएगा h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा ही मोमेंटम होता है। ये भी आ जाएगा आपका p इज इक्वल टू एम बी एच बाई लैम्डा। तो लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना, तो वेवलेंथ चेंज होने से मैग्नीट्यूड का मोमेंटम सेम होगा। देखो वेवलेंथ अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विल बी सेम, बट मोमेंटम सेम होगा ये जरूरी नहीं है। अब उल्टा देखो, इफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल इज सेम, मतलब पक्की बात है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी तो दो पार्टिकल का मोमेंटम सेम बोला है। तो यहां से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा तो सेम आएगा ही। क्लियर है, ये एससीबी का भी ऑब्जेक्टिव है। बच्चे यहां पे फंस जाते हैं इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। क्लियर है बेटा, आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में, आईआईटी में और बहुत अच्छे किताबों में कई बार पूछा जाता है। इसको बेटा अच्छे से समझिएगा। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is lambda e. De Broglie wavelength of electron, for electron de Broglie wavelength is lambda e, and for photon de Broglie wavelength is a lambda p for photon। तो इन दोनों में रिलेशन बताइए, प्रोपोर्शनल साइन बताइए। चार ऑप्शन गिवन था, नीट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये करेक्ट रिलेशन बताना है। तो बेटा ढंग से समझना, यहां पे 90% बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आइए बात करते हैं। देखिए अगर फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं तो फोटोन के लिए एक रिलेशन होता है एनर्जी और उसके वेवलेंथ का, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इज ओनली वैलिड फॉर द फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन को आप यहां से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे आप एच पी, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो जाएगा रूट अंडर 2m के ई, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m के ई। अब देखो कितने का फर्क है, ये एनर्जी आ गया, यहाँ पे एनर्जी आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का रूट है, और यहां से फोटोन का वेवलेंथ है वो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। तो ये बोला है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is lambda and for photon is lambda p, then find relation between both, मतलब relation between de Broglie wavelength of electron by photon if both have a moving with same energy। मतलब ये वाला E और ये वाला E सेम है। ये फोटोन का टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रूट है और ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, इसको इक्वल करने के लिए काम करें, इसको रूट को हटा के इधर स्क्वायर बना ले। तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m इंटू ई। तो E बराबर आ जाएगा h स्क्वायर बटा 2m लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। और यहां से E बराबर क्या होगा, देखो यहां से E बराबर क्या होगा, दोनों का E सेम है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SC बटा लैम्डा ऑफ फोटोन, लैम्डा ऑफ फोटोन। यहां से H से H कैंसिल होगा, एक H बचेगा, तो आप साफ लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, लैम्डा ऑफ फोटोन को यहां ले जाइए, बाकी टर्म को यहां ले जाइए, 2m बाई h इनटू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ढंग से इसको लिखिएगा। स्क्रीन पॉज कीजिए, आगे देखिए। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग
मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 0.83। AIPMT 2015 और एम्स का पूछा हुआ सवाल है ये, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.083, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ दे दिया 0.83 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर। इन मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, उसका पाथ सर्कुलर ही होता है। ये अपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, राइट। और उस केस में जो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो होता है उसका मैग्नेटिक फोर्स QVB। यहां से V से V कटेगा तो V बचेगा, तो MB इज इक्वल टू आ जाएगा QBR। क्लियर है। और डिब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देन फाइंड डिब्रॉगली वेवलेंथ। डिब्रॉगली वेवलेंथ होता है H/MB, जहां पे MB ये पहले निकाल चुके QBR, तो ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाई QBR। बताओ H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। E किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, क्योंकि ऐसा यूनिट में गिवन है, इंटू रेडियस 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, बहुत खास बात नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कंसेप्ट समझना हमारा मेन काम था। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग विथ सेम एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक पार्टिकल इज मूविंग विथ अ सेम एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी से मूव कर रहा है, ठीक है भाई। एंड वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ, सेम पार्टिकल ऑफ फोटोन, particle is moving with same energy of a photon and wavelength is same for particle and photon. Wavelength and total energy of a particle and photon is same, मतलब de Broglie wavelength of particle is equal to de Broglie wavelength of photon. Photon की de Broglie wavelength और particle की de Broglie wavelength same है. Energy of a particle is equal to energy of a photon, ये दोनों same है। तो पूछा है then find speed of a particle, particle की speed क्या होगी, राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, किसके लिए लिख रहे हैं अपन, पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, किसी भी पार्टिकल के लिए, क्लासिकल पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाई P को अपन क्या लिखेंगे, M इंटू V, M इंटू V लिख दिया P को, ठीक है बेटा। अब समझना यहाँ पे मोमेंटम को M इंटू V लिख सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है। लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई M भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लैम्डा ऑफ अ फोटोन आपका हो जाएगा HC/E, ये क्या है, लैम्डा ऑफ फोटोन। लेकिन यहां पे पार्टिकल के लिए सीधा आप M भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे दोनों की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया और दोनों का एनर्जी सेम है। यहां पे जब तक एनर्जी नहीं आएगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो यहां पे मोमेंटम को लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाय √2mke। लेकिन यहां पे जब आप ke लिखोगे, समझना इस लिमिटेशन को, जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो P को √2mke लिखते हो तो एनर्जी से एनर्जी कैंसिल तो हो जाएगा, फिर मास आ जाएगा, लेकिन यहां पे पार्टिकल का स्पीड नहीं आया। तो अपने को क्या करना है, इस पार्टिकल के de Broglie वेवलेंथ के रिलेशन में H/P है, इस पार्टिकल को एनर्जी और स्पीड के टर्म्स में चेंज करना है। तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए, हाफ mv²। क्या मैं यहां पे v इंटू वी लिख सकता हूं, ये एनर्जी तो है। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम, तो ये होगा E इज इक्वल टू हाफ P इंटू वी। तो P बराबर आ जाएगा बेटा 2E/v। देखना ढंग से, किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन निकाल लिया हमने। ये क्लासिकल फिजिक्स के NLM और वर्क एनर्जी पावर रोटेशन में जैसा काम किया वो है ये। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v² को v इंटू वी लिखा, m भी लिख सकते हैं आप, mv को p लिख सकते हैं, pv हाफ पी वी इज इक्वल टू ई आ गया। तो यहां से P रहने दो, ये 2E/v आ जाएगा मोमेंटम, और इस मोमेंटम में रख दो तो ये हो जाएगा H/2E/v। यहीं पे कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता और इस सवाल के आंसर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो ढंग से देखिए, आप सॉल्यूशन के पास पहुंच गए बिल्कुल। V को आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका V। अब ढंग से बताइए, क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी और वेवलेंथ सेम था, तो E को भी उधर भेज दो, तो लैम्डा इंटू E और इसका लैम्डा इंटू E बराबर है, तो यहां से HC और ये HV/2 हो जाएगा। तो HC इज इक्वल टू HV/2, H से H कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c। यहां पे ऐसे भी दे सकते हैं कि de Broglie वेवलेंथ लैम्डा इक्वल है दोनों का और एनर्जी आधा है पार्टिकल का। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाते, तो आपको क्या करना है, मेन जो फंडा यहां पे सीखना था वो ये था कि de Broglie वेवलेंथ में जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को m भी नहीं लिखना,
मतलब मास इंटू वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना, उस p को रूट अंडर 2m के ही भी नहीं लिखना, उस p को वेलोसिटी, मोमेंटम को वेलोसिटी और एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इस फंडे से मोमेंटम और वेलोसिटी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंटम। क्लियर है बेटा? अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट ये समझिएगा प्लीज, अ फाइंड रिलेशन बिटवीन de Broglie concept of a matter wave। फाइंड रिलेशन बिटवीन de Broglie कंसेप्ट ऑफ अ मैटर वेव। de Broglie का किसी भी मैटर वेव के लिए क्या कंसेप्ट होता है? तो de Broglie का किसी भी मैटर वेव के लिए कंसेप्ट होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ठीक है, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके लिए कंसेप्ट था de Broglie का कि देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन nth ऑर्बिट। ये आपको याद रखना है। de Broglie कहता है कि मान लो ये ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट है, तो यहां पे 3 de Broglie वेव बनेगा, है ना। एक de Broglie वेव देखो कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाते, ये de Broglie वेव बना, एक de Broglie वेव ये बना, और एक de Broglie वेव ये बनेगा। देखो बेटा, ये एक वेव बना यहां से यहां तक, देखो ये एक वेव बना और ये एक वेव बना। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 बनेगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ de Broglie वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो मान लो फर्स्ट वेव में de Broglie वेवलेंथ है लैम्डा, तो सेकंड वेव में क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये रिलेशन बनेगा। कैसे रिलेशन बनेगा सर ये? तो देखो बताता हूं। मान लो de Broglie वेवलेंथ है लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ है क्या है? लैम्डा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे? एक बनेंगे। तो सरकमफ्रेंस टोटल 2πr बराबर लैम्डा होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? सेकेंड ऑर्बिट की। तो ये तो रेडियस है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस लेंगे यार, तो टोटल सरकमफ्रेंस स्टिल इज 2πr, बट सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव बने हैं, तो टोटल सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस r लेंगे अपन, ये r इज अ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, 2πr सरकमफ्रेंस, और उसमें कितने वेव बने? 3। तो एक का वेवलेंथ लैम्डा, तो 3 का क्या होगा? n लैम्डा। ये बहुत रिलेशन यूजफुल है, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट, विद द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में जो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब देखो ये जो कंसेप्ट है वो de Broglie वेवलेंथ से कैसे ड्राइव होता है, क्या ये बात आपको समझ आ चुका है? अच्छा बताओ, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को क्या लिखेंगे? तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, तो यहां पे लिखो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू n एंड लैम्डा को लिखेंगे आप h/mv। इस mv को नीचे ऊपर ले जाओ, 2π को इधर ले आओ, तो ये होगा mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये mvr आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखो ये रिलेशन कंसिस्ट हो गया। तो ये रिलेशन जो डिराइव हुआ है एंगुलर मोमेंटम का, इलेक्ट्रॉन के किसी भी nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, ये रिलेशन कैसे आया है? ये तो de Broglie के कंसेप्ट से आया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से डिवाइड है, और नील्स बोर ने अपने थ्योरी में लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये दिया था, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अकॉर्डिंग टू de Broglie भी ये कंसिस्टेंट था थ्योरी। क्लियर है ये बात? इसको पॉज करके बड़े अच्छे से लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बेटा, पॉज करके अच्छे से लिख लेना इसको। नेक्स्ट देखो, एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोजन से। ये आपने एक्सप्लोजन वर्क एनर्जी पावर में, एनएलएम में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा होगा। मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल का मास है m, एंड दैट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट में अचानक से ये टूट गया 2 हिस्से में, एक हिस्सा इसका बना m1 और दूसरा हिस्सा हुआ इसका m2। इफ m1 is to m2 is 3/4, 3:4 की रेशियो में टूटा है, देन फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू de Broglie वेवलेंथ सेकेंड पार्टिकल। ये हमने निकालना है, ठीक है ना। तो ढंग से सोचो, अचानक से इंटरनल फोर्स की वजह से टूटा है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था? रेस्ट पे होने की वजह से 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0। लेकिन फाइनल मोमेंटम तो इसका मान लो कुछ
P2 है और इसका मोमेंटम P1 है, तो आप क्या लिखेंगे, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। हेंस P1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ P2 वेक्टर, मतलब इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम होगा। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट कहता है h बाई P1 डिवाइडेड बाई h बाई P2। h से h कैंसिल होगा और P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आएगा 1:1। बट मासेस तो 3:4 के टर्म्स में था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको समझने की कोशिश करो, अगर पार्टिकल रेस्ट में तो इसका मोमेंटम 0 है, अचानक से 2 हिस्से में टूटा तो नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो 2 हिस्से में जब टूटेगा तो जितना मोमेंटम ये पार्टिकल लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये पार्टिकल लेके जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम सिस्टम का 0 रहे। तो इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम 0, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो 1:1 होगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा कंसेप्ट से आप आंसर दे सकते हैं। मैंने तो बस ये ड्राइव किया, बस खेल रहा था।